इंडिया जो आज के समय में चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन चुका है, जिसका पॉपुलेशन 1.4 बिलियन को टच कर चुका है, जिसका अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि 2050 आते आते तक ये 1.7 बिलियन को टच कर जाएगा। और ये भारत देश अपने लोगों तक एक साफ और सुरक्षित पानी पहुंचाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रही है। ये जो पानी की प्रॉब्लम है ये अलग अलग देशों में भी अवेलेबल है, बट भारत के साथ जो सिचुएशन है ये थोड़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है। इनफैक्ट 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से पानी की वजह से रोज़ाना 500 बच्चों की मौत हो जाती थी, जो बढ़कर 800 तक पहुँच गई है। ध्यान रखिएगा, मैं ये डेली की बात कर रहा हूँ, साल की नहीं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है और क्या ये हमारे देश की इकोनॉमी में भी अफेक्ट करता है, और क्या हम एज एन इंडियन इसका कोई सलूशन निकाल सकते हैं? और आज का यही सवाल है। इंडिया में टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.5% पॉपुलेशन रहता है, और ये जो पॉपुलेशन है ये पूरे वर्ल्ड के जो फ्रेश वाटर है उसका 4% हिस्सा यूज़ करता है। और ये जो फ्रेश वाटर का वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है ग्राउंड वाटर, और जो वर्ल्ड की जो टोटल लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर है उसका 25% ऑफ द हिस्सा अकेला इंडिया यूज़ करता है। जो चाइना और यूएस दोनों के यूजेस को अगर हम लोग ऐड कर दे तो उससे ज़्यादा होता है। और आज के इस वीडियो में हम ग्राउंड वाटर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज इंडियन रिवर्स और लेक्स अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है। 2018 के रिपोर्ट के हिसाब से 70% ऑफ द इंडियन रिवर्स तो अनफिट थी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। बट एक अच्छी बात ये हुई कि 2022 आते आते तक ये परसेंटेज कम होकर 46% तक पहुंच गई, मगर ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अकेले नमामि गंगे का 2023 से 2026 का जो बजट है 22,500 करोड़ है, और इनफैक्ट इसमें तो 20,000 करोड़ ऑलरेडी खर्च हो ही चुके हैं थैंक्स टू कोविड-19, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत नदियाँ साफ़ हुई थी, मगर ये फिर से पोल्यूटेड होती आ रही है। बट वाटर पोल्यूशन फिर से बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम जो मैक्सिमम फोकस करेंगे वो करेंगे ग्राउंड वाटर पे, क्योंकि इंडिया का जो मैक्सिमम पानी है वो आता है बोरिंग से, वेल से और लेक से। इनफैक्ट इंडिया तो एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ पर जितनी खेती होती है उसमें 70% ऑफ द खेती में ग्राउंड वाटर ही यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिया में ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम है क्यों। तो जैसा कि मैंने बताया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर कंजम्पशन करने वाली जो देश है वो इंडिया ही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें ग्राउंड वाटर की समझ ही नहीं है। एक तो वो दिखती नहीं है तो उस पर ध्यान बहुत ही ज़्यादा कम जाता है, और दूसरी बात ये कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो इसकी जो कंडीशनैलिटी समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट हिमांशु कुलकर्णी और उमा एसलेकर जो एडवांस सेंटर फॉर वाटर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के एक्सपर्ट हैं, इनका ये कहना है कि हमारी पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस में बहुत गैप है, और वो क्या है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ग्राउंड वाटर के 3 मेजर इशूज़ हैं। पहला इशू है डिप्लीशन, यानी कि वेल्स और स्प्रिंग सूखते जा रहे हैं, और इनकी सूखने की वजह से वहाँ पर आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे कंटेमिनेंट्स की मात्रा बढ़ते जा रही है। ये ऐसे कंटेमिनेंट्स हैं जिनकी कंजम्पशन की वजह से आपको स्किन कैंसर या थ्रोट कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। ये बस फार्मिंग तक ही लिमिटेड नहीं है, ये आपके घरों तक जो वाटर पहुँचता पीने के लिए उस पर भी ये सारी चीज़ें आपको पाई जाती है। दूसरा बड़ा रीज़न है कि वाटर साइकिल और इकोसिस्टम के बीच का जो बैलेंस है वो पूरा बिगड़ चुका है। पहले एवापोरेशन होता था, फिर वो बादल बनकर जाकर हिली एरियाज़ में एज अ रेन गिर जाती थी, जिससे वहाँ के जो ग्लेशियर्स थे वो रिचार्ज हो जाते थे, फिर हमें ग्लेशियर साल भर पानी प्रोवाइड करते थे। दूसरा तरीका था कि बारिश होती थी वो ज़मीन पर गिरती थी, वहाँ वेटलैंड्स हुआ करते थे। वेटलैंड्स पानी को एब्जॉर्व करके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते थे, और वहाँ से हमें फ्रेश वाटर प्रोवाइड होता था। लेकिन अब तो इंडिया में वेटलैंड्स भी ना के बराबर ही बची हैं। लेकिन अब जो बारिश होती है वो डायरेक्ट फ्लैश फ्लड में कन्वर्ट हो जाती है, और वो सामने आने वाली हर एक चीज़ को बहा कर ले जाती है अपने साथ डायरेक्ट समुंदर पे, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज नहीं हो पाते हैं और हमें फ्रेश वाटर की क्राइसिस देखने को मिलती है। थर्ड प्रॉब्लम है वाटर माफियाज। 6th और 7th क्लास में हमने पढ़ा था कि 97% ऑफ द जो पानी है वो समुंदर पे है, जो हमारे किसी काम का नहीं है, यानी कि सॉल्ट वाटर। 2% पानी फ्रोज़न है, बाकी बचा 1% जो कि आधा पोल्यूटेड है, और यहीं पर वाटर माफियाज इकोनॉमिक्स की डिमांड एंड सप्लाई वाला जो लॉजिक है वो यूज़ करते हैं। तो जितनी ज़्यादा डिमांड उतनी ज़्यादा सप्लाई, यानी कि अगर हम डिमांड बढ़ा दें तो सप्लाई भी हमें बढ़ानी पड़ेगी।
लेकिन अगर हम डिमांड बढ़ा देते हैं और अगर सप्लाई कम कर देते हैं तो जाहिर सी बात है वो जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइसिंग होगी वो 2x 3x या फिर 10x तक भी बढ़ जाएगी। और यही काम करते हैं वाटर माफियाज़, जहां ऑलरेडी वाटर की क्राइसिस चलती है ये क्राइसिस और भी बढ़ा देते हैं। ये गवर्नमेंट के टैंकर्स को हाईजैक करते हैं, इलीगल बोरिंग करते हैं और ये वाटर पंपिंग भी करते हैं, जहां पर अगर ये ग्राउंड वाटर ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं तो उस एरिया पे बहुत ही ज़्यादा वाटर की क्राइसिस बढ़ जाती है। इनफैक्ट दिल्ली जल बोर्ड के हिसाब से 20,000 से भी ज़्यादा इलीगल बोरवेल्स बस दिल्ली में ही अवेलेबल है और ये खुलेआम हो भी रहा है। जाहिर सी बात है पॉलिटिकल सपोर्ट। दिल्ली की ये न्यूज़ देखिए, टैंकर माफियाज प्रॉफिट्स पॉलिटिक्स। फिर बेंगलोर की ये न्यूज़ देखिए जहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है कि पॉलिटिकल सपोर्ट की हेल्प से माफियाज क्राइम को कमिट कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि इसका सल्यूशन क्या है। बहुत से पॉलिसी मेकर्स एक ब्रॉड ब्रश सल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, यानी कि एक बहुत ही बड़ा सल्यूशन लो और उसे इम्प्लीमेंट कर दो, काम खत्म। बट एक्चुअल में अगर ग्राउंड लेवल पर इसकी हकीकत देखी जाए तो वो कुछ और ही है। हर एक एरियाज की प्रॉब्लम अलग अलग है, एक्विफायर्स अलग अलग है। कहीं पानी नहीं है तो वहीं कहीं पानी है तो इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। वहीं कहीं पानी है और वहाँ पर पोल्यूशन भी नहीं है तो वहाँ पर माफिया पानी की क्राइसिस पैदा कर रहे हैं। तो सल्यूशन ये है कि हर एक एरिया के लिए एक कस्टमाइज सल्यूशन करना पड़ेगा। हर एक एरिया के लिए वहाँ के ग्राउंड लेवल पर जाकर उसकी रियलिटी को चेक करके उसके हिसाब से ही सल्यूशन क्रिएट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम हमारे पास ये भी एक है कि ग्राउंड वाटर को मैनेज करने के लिए हमारे पास प्रॉपर इंस्टीट्यूशन तक नहीं। महाराष्ट्र का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ पर रूरल एरियाज में 80% पीने का पानी ग्राउंड वाटर से ही आता है। लेकिन जब हम लोग ग्राउंड वाटर सर्वे एंड डेवलपमेंट एजेंसी के पास जाते हैं तो उनका ये कहना है कि हमारे पास खेती में यूज़ किए जाने वाले जो पानी है उसका डेटा ही मौजूद नहीं है। अब आप बोलोगे कि हम पानी पीने वाली बात कर रहे थे बट अभी खेती वाली पानी की बात कहाँ से आ गई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में जो टोटल खेती होती है उसमें 80% ऑफ ग्राउंड वाटर का ही यूज़ किया जाता है। अब जब ऑलरेडी ग्राउंड वाटर की क्राइसिस चल रही है और उसमें खेती में भी अगर हम लोग ग्राउंड वाटर का ही यूज़ इस्तेमाल करना चालू कर दे तो फिर पीने का पानी लाएंगे कहाँ से। तो बस इंस्टेड ऑफ ज़मीन से पानी निकालो और बहाओ, हम लोग ड्रिप वाटर फार्मिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां बस मॉइस्चर का हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल करके भी फार्मिंग करते हैं। और हमें इंडियंस को रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी सिखानी पड़ेगी। हमें ये सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हमारे इकोसिस्टम में पानी की प्रॉब्लम चल रही है। हमें कम से कम पानी का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा पानी की बचत करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। हम हर जगह डैम्स नहीं बना सकते, इसमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत ही ज़्यादा लैंड अक्वायर होती है। तो इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियंस को पानी की ये प्रॉब्लम को सही ढंग से और सीरियसली समझना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं क्या कोई भी नहीं चाहता कि पानी की वजह से हमारे देश के बच्चे अपनी जान गंवाए। और आज का ये वीडियो भी मैं एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन पर्सन की तरह समाप्त करता हूँ। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आगे भी शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक ये बात ज़रूर पहुंचाइएगा और नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पूछते रहिए सवाल। जय हिंद, जय भारत।